गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सब लोगों का स्वागत है। कल मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया था और बता दिया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए एन और दी। ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ए एन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता। ए एन केवल इंडिकेट करता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, लेकिन ए एन किसी खास व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है। किंतु दी जो होता है उससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, जो मैं अभी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मुझे आज ए एन के बारे में ही थोड़ी जानकारी देनी है कि ए एन का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है, किस किस कंडीशन में होता है। ठीक है। और मैं ये भी बता दिया था आप लोगों को कि ए एन का सिलेक्शन करने के पहले आप लोग जो भावेल का लेटर है ए ई आई ओ यू उस पर ध्यान नहीं दें, बल्कि भावेल साउंड पर ध्यान दें। भावेल साउंड पर ध्यान दें। क्यों ऐसा होता है कि कहीं कहीं वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होने के बावजूद वहाँ पर एन लगाना पड़ता है, और कहीं कहीं वर्ड का फर्स्ट लेटर भावेल यानी ए ई आई ओ यू में से कोई जब रहता है फिर भी हमको वहाँ पर ए लगाना पड़ता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को कल क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं ए एन के पोजीशन पर थोड़ा प्रकाश डालूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पोजीशन ऑफ ए एंड एन। जिसमें से पहला ये है कि यदि पहला ये है बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखिए। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है ही इज एन ऑफिसर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके पहले मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, पहला पोजीशन ए एन का कहाँ होता है? बिफोर द ऑपोजिशन ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल देखिए। ए मिस्टर कुमार ए
मैथिली पोएट। यहाँ ध्यान दीजिए, मिस्टर कुमार ए मैथिली पोएट। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपोजिशन का मतलब होता है जो किसी नाउन का बराबर का स्थान ले। तो मिस्टर कुमार ए मैथिली पोएट, यहाँ ध्यान दीजिए, इस मिस्टर कुमार के लिए आ गया मैथिली पोएट। तो मैथिली पोएट यदि अपोजिशन होगा, किसी नाउन का यदि कोई अपोजिशन होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो और दूसरा लीजिए, इन द वैल्यू सेंस। इससे इन द वैल्यू सेंस का मीनिंग होता है कि इससे वैल्यू सेंस में जिसमें आपका ए लगता है, लेकिन वैल्यू सेंस का मतलब होता है कि ऐसा नाउन, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में केवल नाम के सिवा और उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। केवल उस व्यक्ति या वस्तु का केवल नाम ज्ञात हो किंतु उसके बारे में और कोई ज्ञात नहीं हो, वहाँ पर उसे बोलते हैं इन द वैल्यू सेंस। तो वहाँ पर भी ए लगेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इन द वैल्यू सेंस मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा ए मिस्टर सिन्हा हैज कम टू सी यू। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है मिस्टर सिन्हा। इसको वैल्यू सेंस का मतलब ये भी होता है कि कोई, यानी अमुक व्यक्ति। तो केवल मिस्टर सिन्हा हैज कम टू सी यू यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टर सिन्हा के बारे में, इनके नाम के बारे में, नाम के अलावे और कोई ज्ञात इनके बारे में नहीं है। तो यदि ऐसा कोई नाउन हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई वस्तु हो जिसके नाम के अलावे उसके बारे में और कोई जानकारी न हो और कोई बातों का ज्ञान न हो, तो ऐसे नाउन के पहले ए या एन जो भी है आ सकता है। ठीक है। तीसरा देखिए, बिफोर द काउंटेबल वर्ड्स। बिफोर द काउंटेबल वर्ड्स माने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे ऐसे वस्तु का ज्ञान होता है जो काउंटेबल हो। यहाँ पर मतलब यही है, बिफोर द काउंटेबल वर्ड्स। काउंटेबल वर्ड का मतलब होता है इससे ये पता चलता है कि कुछ वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी हो और उससे ये पता लगे कि उस वस्तु या व्यक्ति को काउंट किया जा सके, गिनती की जा सके। तो ऐसे शब्दों के पहले भी आपको ए चाहे एन आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, सच एज आपका है डोजन, 100, 1000, मिलियन,
कुछ भी हो सकता है, डोजन, 100, 1000, मिलियन, लाख, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ काउंटेबल वर्ड्स। डोजन, डोजन का हिंदी मीनिंग होता है दर्जन, और आप जानते हैं जब एक दर्जन में 12 चीज़ें, 12 वस्तुएं होती हैं। 100, 100 यानी 100, तो 100 को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन हुआ। 1000, ये भी आपको काउंटेबल वर्ड्स हुआ, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के पहले जो काउंटेबल हों, जिनकी गिनती की जा सके, वहाँ उनके साउंड के अनुसार, उनका साउंड के अनुसार वहाँ पर ए चाहे एन आएगा। तो अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर डोजन है, तो डोजन का साउंड हो रहा है ड, तो जब ए भावल साउंड यहाँ नहीं आ रहा है, कंसोनेंट साउंड है, तो जब कंसोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए आएगा। ए डोजन, ए डोजन ऑफ पेंसिल, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, ए कैपिटल होगा, ए डोजन ऑफ पेंसिल, ठीक है। अच्छा, 100 देखिए, 100 ए 100 रुपी नोट, ठीक है, ये 100 रुपी नोट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 100 जो है, डोजन जो है, ये ऐसा शब्द है, एक डोजन में 12 चीज़ें होती हैं। 12 वस्तुओं को मिला करके, 12 चीज़ों को मिला करके डोजन का हिंदी में होता है दर्जन, एक दर्जन होता है। तो एक दर्जन जब होता है तो काउंटेबल हुआ, और काउंटेबल नाउन कहिए या काउंटेबल वर्ड्स कहिए। तो ऐसे शब्दों के पहले जो काउंटेबल हों, उनके पहले उनके साउंड के अनुसार, ऐसा नहीं कि बिना साउंड का नहीं, आपको साउंड बता दिए थे कि भावल साउंड कौन होता है, जो अ आ ई हिंदी में होता है वही है रियल में भावल साउंड। तो यदि भावल साउंड, कल भी बताया था कि यदि आपको ए एन का डिटर्मिनेशन करना हो, ए एन में से किसी एक को सिलेक्शन करना हो, तो पहले जिस वर्ड के पहले आपको ए एन लगाना है, बैठाना है, तो पहले आप उस वर्ड का साउंड देखिए, उसके साउंड पर ध्यान दीजिए कि उसका साउंड भावेल है यानी स्वर है या कंसोनेंट यानी व्यंजन है। तो यदि किसी भी शब्द का साउंड स्वर से शुरू होता है तो वहाँ पर सीधे आप वहाँ पर आपन लगा दीजिए। यदि उसका साउंड कंसोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन जैसा है, तो वहाँ पर आप एन लगाइए। यहाँ देखिए डोजन, डोजन यानी यहाँ डी है, और डी एक कंसोनेंट है, और उच्चारण जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं डोजन। डोजन ओ आ में से कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, स्वर यहाँ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर व्यंजन जैसा साउंड हो रहा है। तो जब व्यंजन जैसा साउंड हो रहा है तो हमने यहाँ पर ए बैठा दिया। उसी प्रकार से ए 100, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चौथा है बिफोर द कॉम्प्लीमेंट, बिफोर द कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। बिफोर द कॉम्प्लीमेंट विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि कोई भी वर्ड हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
अब देखिए, बिफोर द कॉम्प्लीमेंट विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन कैसा हो, नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो और साथ में काउंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सके। नाउन हो किंतु सिंगुलर हो और वह भी काउंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सके। तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में, जैसे जो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का कुछ हम पहचान बता देते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट में हुआ आपको प्रोफेशन, प्रोफेशन या ट्रेड या स्कोर, ठीक है। तो ये सब देखिए, यहाँ पर प्रोफेशन माने व्यवसाय या धंधा, नौकरी, कारोबार जो भी हो। ट्रेड माने व्यापार, और स्कोर, स्कोर तो आप जानते ही हैं, क्रिकेट के बारे में आपको नॉलेज है। स्कोर तो यदि इस मतलब ये यदि माने प्रोफेशन यानी कोई धंधा, कारोबार, कोई व्यवसाय हुआ। ट्रेड माने कोई व्यापार या धंधा हुआ, और स्कोर, स्कोर माने आप लोग भली प्रकार जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। ही इज एन ऑफिसर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पकड़ना है आपको कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन है, इस पूरे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो इस पूरे सेंटेंस में ये आपको ऑफिसर जो है कॉम्प्लीमेंट है। मतलब यदि इस ऑफिसर को हम हटा देते हैं तो खाली हम यहाँ पर करें ही इज एन, यदि केवल हम लिखें ही इज एन, वह एक है, एन माने एक आप ले सकते हैं, तो ही इज एन, वह एक है, बट व्हाट ही इज, ये नहीं पता चलता है कि वो क्या है। तो ये जो ऑफिसर है, ऑफिसर पूरे सेंटेंस को माने क्या कर रहा है, माने पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसलिए तो ऐसे शब्द यदि जो हों किसी सेंटेंस में, जो किसी सेंटेंस के पूरक हों, पूरा करने वाले हों, कंप्लीट करने वाले हों, तो ऐसे शब्दों के पहले आप साउंड के अनुसार ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑफिसर है, ऑ बोल रहे हैं ऑफिसर, तो ऑफिसर जब बोल रहे हैं तो ऑफिसर जो है ये आपका एक भावल साउंड है। भावल लेटर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है भावल साउंड से। तो यदि हम बोलते हैं ऑफिसर, तो ऑफिसर जब बोलते हैं तो जब फर्स्ट में आता है ओ, तो ओ आता है, इसका मतलब वो भावल साउंड है। और जब भावल साउंड है तो हम उसके पहले हमने एन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पांचवा है, पांचवा स्थान जो है ए एन का पोजीशन जो है वो देखिए, इंडिविजुअलाइजिंग, ए इंडिविजुअलाइजिंग, इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए यहाँ पर इंडिविजुअल पहले होता है, इंडिविजुअल मतलब कोई, एनी, यह जो है एनी के सेंस में आता है। तो जब हमको माने किसी व्यक्ति की ओर संकेत करना हो, किसी वस्तु की ओर संकेत करना हो, या उसके बारे में कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, तो वहाँ पर जो होगा उसे हम कहते हैं इंडिविजुअलाइजिंग
ए। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। जैसे देयर वाज ए किंग। देखिए देयर वाज ए किंग, यहाँ एक राजा की चर्चा की गई है। किंग माने राजा, तो यहाँ एक राजा के बारे में कुछ कहा गया है। ठीक है, तो देयर वाज ए किंग, लेकिन राजा के बारे में केवल बताया गया है कि कोई एक राजा था। ठीक है, ये कोई के सेंस में आता है, यानी एनी। ठीक है, देयर वाज ए किंग माने कोई एक राजा था, लेकिन किसी खास राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो किंग आपका नाउन है और इसका जो फर्स्ट लेटर के है, जो कि यहाँ पर किंग हम बोलते हैं, तो किंग यानी को आता है। को जो है आपको व्यंजन साउंड है। ठीक है, कंसोनेंट साउंड है, ये भावल साउंड नहीं है। यदि यहाँ पर के यानी को, तो को जो हुआ आपको व्यंजन यानी कंसोनेंट साउंड हो रहा है, भावल साउंड नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर भावल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर ए रखा। ठीक है, अच्छा अब छठा देखिए। छठे देखिए, इन द सेंस ऑफ एनी। एनी यानी कोई। ठीक है, इन द सेंस ऑफ एनी यानी कोई। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, ए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर्स। दूसरा, ए सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इन द सेंस ऑफ एनी माने कोई। यहाँ देखिए ए पुपिल, यदि यहाँ पर देखिए पुपिल माने होता है शिष्य यानी चेला। तो पुपिल जो है, यहाँ ध्यान दीजिए पुपिल यहाँ पर पी आता है। पी जो है एक कंसोनेंट है और इसका साउंड जो है कंसोनेंट साउंड है, भावल साउंड नहीं है। तो चूंकि भावल साउंड नहीं है और यहाँ पी जो कंसोनेंट है और इसका साउंड यहाँ भावल नहीं है, मतलब भावल साउंड नहीं है, तो हमने यहाँ पर ए लगा दिया। अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। ए पुपिल शुड ओबे हिज पेरेंट, पहले ही बता दिया गया है कि ए एन किसी व्यक्ति या वस्तु को बताता है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताता है। किसी भी, कोई भी, एनी, ए एन से ए साबित होता है कि मतलब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु। ए एन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ए आपको जनरल पीपुल या पर्सन और थिंग्स के बारे में जानकारी देता है। किसी पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में ए एन से कोई जानकारी नहीं होती है। ए अनिश्चित है, इसीलिए तो ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा गया। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल इसीलिए कहा गया कि इससे ए एन से किसी खास व्यक्ति वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ए एन से केवल अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु
के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए पुपिल, यहाँ देखिए ए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर। तो ए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी छात्र को अपने टीचर की आज्ञा को मानना चाहिए। यहाँ पर इसे एक क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो पुपिल है ये पुपिल आपका कोई पार्टिकुलर नहीं है। ठीक है, इसीलिए और यहाँ देखिए ए सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, माने पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आपके माइंड में ये स्पष्ट हो गया होगा कि ए एन का जो इस्तेमाल जो होता है उससे किसी पार्टिकुलर या ख़ास व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, किसी अनिश्चित कोई एनी पर्सन या थिंग्स के बारे में केवल इसे जानकारी होती है। और दूसरा बात, ये कहाँ होगा, एन कहाँ होगा, इसके लिए आप लोग भावेल लेटर्स पर ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान क्या देना है, भावेल साउंड पर ध्यान देना है। आपको ए एन के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे आवश्यक ये है कि यदि शब्द का साउंड क्या है, ये मत देखिए कि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, ये आपको कभी नहीं देखना है। ठीक है, इस बात को पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी वर्ड के पहले ए एन का डिटर्मिनेशन करने के पहले आप ये मत देखिए कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, क्योंकि लेटर साउंड नहीं होता है, लेटर होता है। आपको ये ध्यान देना है कि उस वर्ड का साउंड क्या है। यदि उसका साउंड स्वर जैसा है, ओ आ ई जैसा है, तो वहाँ पर सीधे आप एन लगा दीजिए। और यदि उसका साउंड भावल साउंड जैसा नहीं है, नहीं कंसोनेंट साउंड जैसा है, यानी क ख ग से लेकर ग तक जो लेटर्स होते हैं, उस प्रकार के यदि साउंड है तो वहाँ आप आँख मूंद करके ए लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं आर्टिकल चैप्टर जो है अभी कंटिन्यू चलेगा। ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, बस आज केवल इतना ही, और हम लोग आर्टिकल के पोजीशन के बारे में कल फिर कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर।